नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि मेरे से यूट्यूब पे पूछा गया था कि एक इंसान है उनका डेट ऑफ बर्थ पता है, राशि पता है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। तो हम चंद्र कुंडली के हिसाब से कैसे उनकी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और उनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा वो भी जान सकते हैं। तो आप सब भी इस ज्योतिष के वीडियो को देखिएगा और इस पर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जैसा आप देख रहे हैं कि ये 8 जुलाई को पैदा हुए हैं। 8 नंबर जो होता है ये होता है शनिदेव का। शनिदेव बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं। ये कोई भी काम समय पर होने नहीं देते और इंसान को बहुत रगड़ते हैं। यूजली ये देखा गया है कि 35 की एज के बाद इंसान का भाग्योदय होने लगता है, यानी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ बेटर जाता है, क्योंकि शुरू में ही इंसान को वो बहुत रगड़ रगड़ के सोना बनाने का काम करते हैं। ये हमने जाना तारीख के हिसाब से। अगर हम टोटल कर दें 8, उसमें 7 जोड़ें क्योंकि जुलाई है, और 1 + 9 + 9, ये बन जाएगा 15, 16, 25 और 34। तो 34 जो टोटल बना, इसे ये बन गया 7। ये बन गया केतु का। तो ऐसा इंसान थोड़ा सा धार्मिक स्वभाव का ज़रूर होता है, यानी उसके अंदर धर्म के प्रति बहुत रुचि होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए तो ऐसा इंसान कभी कभार ये भी सोचता है कि सब कुछ ख़त्म करो यार, ये दुनिया को ही त्याग देते हैं। तो क्योंकि केतु डिटैचमेंट के भी कारक हैं, जैसे किसी की कुंडली में बहुत प्रभावी हो तो इंसान मोक्ष प्राप्ति की तरफ, या फिर ऐसा इंसान ये सोचता है कि मैं धर्म कर्म में रुचि लूँ, संन्यास ले लूँ, ऐसी चीज़ें भी मन में आती हैं, क्योंकि ये नंबर 7 नंबर केतु का होता है। दोस्तों, इन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम मोटा मोटा कुंडली को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि क्योंकि हम चंद्र राशि की बात करते हैं तो चंद्रमा को ही देखेंगे। इन्होंने मुझे बताया कि मेरा जन्म रात के 10:30 के बाद हुआ है और मेरी मकर राशि है। तो मकर राशि आप देख सकते हैं, चंद्रमा 0 डिग्री के हैं, तो इसी समय मकर राशि में चंद्रमा चले गए थे। जब भी कभी आपको ऐसी कुंडली मिले जिसमें चंद्रमा 0 से 6 डिग्री के हों या 24 से 30 डिग्री के हों और आपको टाइम ऑफ बर्थ ना पता हो, तो आपको दोनों राशियां कंसिडर करनी चाहिए। यानी पहले चंद्रमा 9, इनके केस में 9 नंबर राशि में थे और फिर 10 नंबर राशि में थे, तो आपको दोनों कंसिडर करनी चाहिए। इनके केस में क्योंकि इन्होंने बताया कि इनकी मकर राशि है, तो शनि की जो भी राशियां होती हैं 10 और 11, इनमें जब भी चंद्रमा हो तो कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पे पीड़ा देते हैं, क्योंकि ये विष दोष तो नहीं बनता, लेकिन चंद्रमा क्योंकि शनि के राशि में जाके बैठ जाते हैं तो ऐसा इंसान अंदर ही अंदर थोड़ा सा अपने आप को टसल में फील करता है। दोस्तों, यही राशि को ये सब सारा समझने के लिए और आपकी सहूलियत के लिए मैंने अगले दिन का टाइम कर दिया है, जिसपे हम चंद्रमा के अलावा बाकी ग्रहों पे बात करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं 10 नंबर राशि पहले घर में आ गई है, तो आपके लिए समझना आसान है कि पहले घर में 10 नंबर राशि है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, यहाँ आप देखिए कि इनके केस में क्योंकि चंद्रमा 10 नंबर राशि में है, तो इस कुंडली में शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो लगन के ही मालिक हैं। शनि वक्री भी हैं और कहाँ जाके बैठे हैं, 12वें घर में। जब भी राशि का मालिक या कुंडली का मालिक 12वें घर में हो तो उसे लगन दोष, या आप कह सकते हैं कि उसे राशि का दोष होता है, क्योंकि वो अपने से 12वें जाके बैठा है। तो ऐसे इंसान को अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके ही भाग्योदय कराते हैं। और शनि की एक खासियत है, अगर 12वें घर में बैठे हों, एक बार इंसान विदेश चला जाता है फिर कभी लौट के नहीं आता, ये वहाँ पे उसको परमानेंटली सेटल कर देते हैं। और शनि 12वें घर को देखें, 12वें घर में बैठे हों तो विदेश जाने का भी योग बनाते हैं। अब शनिदेव अगर योग कारक हैं इस कुंडली में, यहाँ बैठ के धन स्थान को देख रहे हैं, तो इंसान को जो धन भी आएगा वो भी विदेश में काम करके आएगा। वहीं शनि की दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर पे, तो ऐसा इंसान सामान्यतः शत्रुओं पे विजय ले लेता है। और जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी भाग्य स्थान पे, तो भाग्य का भी जो सपोर्ट है वो भी विदेश में मिलेगा, देश में कम मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। ये बन जाते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव इनके 5वें घर के मालिक हैं और मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं 5वें ही घर में। हालांकि ये अपने ही घर में हैं, लेकिन मंगल जो होता है वो शुक्र का शत्रु है। आपने देखा होगा मंगल और
शुक्र साथ में हो तो एक्सेसिव सेक्सुअल टेंडेंसी होती है, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि है, तो शुक्र को ये काफ़ी प्रभावित कर देते हैं। तो शुक्र अपने घर में बैठे हैं ये अच्छा है, लेकिन नक्षत्र उनका मंगल का है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थर्ड इम्पॉर्टेंट प्लैनेट की। ये बन जाते हैं बुधदेव। अब बुधदेव इनके केस में सातवें घर में बैठे हुए हैं, और सातवें घर का जो बुध होता है, बुध जो है दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक जानकारी दे देता हूँ। जो नपुंसक ग्रह हैं उनमें एक आते हैं एक आते हैं शनि, एक आते हैं बुध, और एक आते हैं केतु। ये तीनों ग्रह नपुंसक ग्रह होते हैं। तो ये जब भी आके सेवन्थ हाउस में बैठ जाए तो इंसान की मैरिड लाइफ या तो होती नहीं है, या दो मैरिजेस का योग बना देंगे, या मैरिड लाइफ ख़राब कर देंगे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, और बुध जो हैं उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बुध को बालक ग्रह कहा जाता है। तो इसलिए आप ये दोनों ग्रह सामने बैठे हैं सातवें घर में, तो ये मैरिड लाइफ को ख़राब करना, या मैरिज नहीं होना, या मैरिड पार्टनर के साथ अलगाव होना, यहाँ तक कि दो मैरिजेस हो जाना, ये सारी स्थितियाँ पैदा करते हैं। अब क्योंकि ये भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो यहाँ आके बैठे हैं, तो भाग्य से कभी कभार शादी हो भी जाती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनके नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है सूर्यदेव। दोस्तों सूर्यदेव इनके बैठे हुए हैं छठे घर में। छठे घर का सूर्य इन जनरल अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि शनि की दृष्टि है सूर्य पे। लेकिन सूर्य की जब भी इनके केस में महादशा अंतरदशा आएगी तो सरकारी नौकरी का भी योग बन सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वो ये, क्योंकि ये आठवें घर के भी मालिक हैं, तो ये विपरीत राजयोग भी बना के बैठे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। हालांकि शनि की वजह से पिता के साथ मनमुटाव होना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि शनि जो है ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, यानी जहाँ दृष्टि डालते हैं उसे ख़त्म करने का काम करते हैं, भले ही कुंडली में योग कारक हों। दोस्तों चंद्रदेव की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। जो समय बताया था उस समय चंद्रमा वीक थे और चंद्रमा राहु के साथ हैं, तो ऐसा इंसान काफ़ी सोचता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स बड़ा सोचता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना अलग बात होती है। तो वो एक चीज़ है कि ख्याली पुलाव बनाना और बहुत सोचना, वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि मैं काम को एग्जीक्यूट कैसे करूँ। मंगल की बात करेंगे। दोस्तों मंगल फोर्थ हाउस के मालिक होके फोर्थ हाउस में ही बैठे हैं, पंच महापुरुष राजयोग बना के। तो ऐसे इंसान को भूमि संबंधित काम, जैसे रियल एस्टेट हो गया, किराए पे, जैसे आजकल लोग एयरबीएनबी पे ही बिज़नेस कर रहे हैं, अपनी कंपनी खोल ली है, कुछ अपार्टमेंट ले लिए हैं और उनका ही बिज़नेस कर रहे हैं कि उनको आगे किराए पे चढ़ा रहे हैं और रेंट का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। तो इनको रियल एस्टेट का काम बहुत सूट करेगा। और फोर्थ हाउस का जो मंगल होता है, इंसान को मांगलिक तो बनाता है, लेकिन मंगल अपने ही घर में बैठे हैं। और ऊपर से ये है कि ये जो मंगल है, ये इंसान को अपने जो जो भी पापी क्रूर प्लैनेट फोर्थ हाउस में आते हैं, तो इंसान को दूर ले जाने की भी कोशिश करते हैं, यानी होमलैंड छोड़ने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी इंसान राष्ट्रभक्त होता है, क्योंकि मंगल युद्ध का देवता है। दोस्तों गुरु की बात करें, गुरु इनके 12वें घर के मालिक हैं और छठे घर में बैठे हैं। गुरु के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती, तो ऐसे इंसान को लोन नहीं लेना चाहिए कभी भी ज़िंदगी में। इन्होंने मुझे जब सबसे पहली बार कांटेक्ट किया तो इन्होंने यही कहा कि मैं बहुत कर्ज में डूबा हुआ हूँ। छठे घर के जो गुरु होते हैं वो ऐसे इंसान को, क्योंकि गुरु जो हैं ये छठे घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। गुरु ऐसे प्लैनेट है जो आप कह सकते हैं पहले घर में अच्छा रिजल्ट देंगे, दूसरे के तो कारक ही हैं। ये थर्ड हाउस में भी इनफैक्ट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में, उसके अलावा नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ में अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन छठे घर में गुरु कहीं ना कहीं बहुत वीक महसूस करते हैं। और कालपुरुषी कुंडली में 6 नंबर राशि आती है जो गुरु के शत्रु की राशि है। यहाँ पे 3 नंबर राशि है जो गुरु के शत्रु की राशि है, यानी बुध की। तो इसलिए ये भी अच्छा नहीं है। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि इनके जो सिक्स्थ हाउस का मालिक है बुध, वो भी जाके सातवें घर में बैठा है, यानी पत्नी के साथ शत्रुता होना, वैसी स्थिति भी बन जाती है। दोस्तों अब आगे बात करेंगे और इनके जो नेक्स्ट प्लेनेट हैं वो हैं, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, गुरु जो है 12वें घर को देखते हैं तो ये भी विदेश का योग बनाते हैं। दोस्तों अगर राहु केतु की बात की जाए, राहु पहले घर में बैठे हैं और केतु सातवें घर में, ये दोनों ही आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं जो राहु का शत्रु है। चंद्रमा और सूर्य से तो इनकी पक्की शत्रुता है। राहु चंद्रमा के साथ बैठा है तो मानसिक लेवल पे स्ट्रेस देगा, परेशानियां देगा, ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा सोचेगा। तो राहु जो है वो शनि को पीड़ित करने का काम करते हैं, तो ये ग्रहण दोष शांति की ज़रूरत पड़ती है। इसे आप आंशिक पितृदोष भी समझ सकते हैं।
इसके बाद बात करें अगर शनिदेव की, तो शनि के नक्षत्र में केतु हैं, तो केतु ऑलरेडी मोक्ष के कारक हैं, संन्यास के कारक हैं, और शनि के नक्षत्र में होके और ज़्यादा ऐसे इंसान को पीड़ित करते हैं मानसिक रूप पे। क्योंकि हम ये चंद्रमा यानी चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो मोटा मोटा समरी में आप ये याद रखिए, एक तो चंद्रमा वीक हो गया डिग्री वाइज। दूसरी चीज़, शनि जो मकर राशि के मालिक हैं वो 12वें घर में हैं। जो कर्ज़े की प्रॉब्लम है उसके कारण गुरु हैं, तो अगर ये गुरु मंदिर जाएं, गुरु की सेवा करें, किसी गुरुद्वारे में जाके झाड़ू लगाएं, जो भी ऐसे काम करें, जैसे लंगर वगैरह बरतवाते हैं, जैसे लंगर बांटते हैं फिर बाद में बर्तन धोते हैं, तो जो भी गुरु की सेवा करें तो इनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ इन्होंने मुझे ये भी बताई कि इनके छोटे भाई हैं, तो उनकी शादी हो गई, लव मैरिज हुई है, और उनके 2 बेटियां भी हैं। तो छोटे भाई के लिए हम थर्ड हाउस देखते हैं। थर्ड हाउस के मालिक जाके बैठे हुए हैं छठे घर में। और इनके क्योंकि संतान की बात करें तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। शुक्र अपनी ही राशि में है और शुक्र स्त्री ग्रह हैं, तो इनके भाई की 2 बेटियां भी हैं और लव मैरिज हुई जैसे इन्होंने बताया। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की डेट में। अब इनका हमने ये सब तो समझ लिया, आगे इनके लिए समय कैसा आ रहा है उसके लिए हम आज की डेट देखेंगे। और ये अभी फ़िलहाल भिलवाड़ा में रहते हैं। वैसे झुंझुनू मैं खुद भी गया हुआ हूँ, राजस्थान बहुत ही सुंदर स्टेट है, और माउंट आबू और जो भी उदयपुर डेस्टिनेशंस हैं वो सारी बड़ी ज़बरदस्त डेस्टिनेशंस हैं। अगर आप इंडिया कभी जाओ तो ज़रूर घूमने के लिए जाओ। दोस्तों भिलवाड़ा में अभी ये रहते हैं, और इनकी क्योंकि मकर राशि है तो अब इनके लिए समय कैसा है। पहली चीज़ तो ये कि शनि अभी यहाँ घूम रहे हैं और डिग्री वाइज 27 डिग्री के हैं। 29 मार्च को शनि यहाँ से शिफ्ट होकर थर्ड हाउस में आ जाएंगे। शनि तीसरे घर में अति विशिष्ट कारक होते हैं। ये इनका साहस पराक्रम बढ़ाएंगे, मेहनत करवाएंगे, अगले 2.5 साल तक यही रहेंगे। और ये इनको हम ये ऐसा सोचेंगे कि मुझे भाग्य भरोसे नहीं बैठना, जो भी करना है मेहनत से करना है। और यहाँ बैठे शनि की 10वीं दृष्टि 12th हाउस में पड़ेगी, जहाँ पे कुंडली के शनि बैठे हैं, तो इसलिए इनके विदेश संबंधित या विदेश जाके मेहनत करना उस काम को ये बढ़ाएंगे। तो शनि इनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। मैं बड़े बड़े जो ग्रह हैं उनकी बात पहले करूँगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्लेनेट हैं वो हैं राहु और केतु, क्योंकि शनि का गोचर 2.5 साल का, राहु और केतु का तकरीबन 18 महीने का होता है। राहु दोस्तों थर्ड हाउस में बैठे हैं और केतु 9th हाउस में। तो अभी राहु मई में शिफ्ट होके जाएंगे इनके सेकेंड हाउस में, और केतु आके बैठ जाएंगे 8वें घर में। 8वें घर का केतु इंसान को धार्मिक बनाता है, और सेकेंड हाउस का राहु जैसे भी हो कैसे भी हो मुझे धन कमाना है, तो इंसान की जो पूरा प्रयास होता है वो धन कमाने पे पड़ जाता है। और 11 नंबर राशि को राहु अपनी ही राशि मानते हैं, तो इसलिए धन कमाने के लिए इनके लिए स्थितियाँ अब बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब 2.5 साल 18 महीने के बाद जो गोचर छोटा होता है वो है गुरु का। गुरु का गोचर तकरीबन 1 साल का होता है। तो 1 साल के गोचर में गुरु एक ही राशि में रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस साल विचित्र गोचर है इनका, क्योंकि ये चेष्टा बली रहेंगे। अभी यहाँ पे हैं, मई में यहाँ जाएंगे, और इसके बाद जाएंगे अक्टूबर में यहाँ पे, फिर वक्री होकर दिसंबर में वापस यहाँ आएंगे, और अगले साल काफ़ी समय यहीं पे बिताएंगे। दोस्तों ये गोचर इनका जैसा मैं कहूँ तो वो इनकी पर्सनैलिटी को बेटर करेगा। मई के बाद इनके लिए विदेश की चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि कुंडली में भी गुरु यहीं बैठे हैं और विदेश के घर को देख रहे हैं। तो मई के बाद इनका विदेश जाने का जो काम है वो काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ सकता है। और इसके अगर इनका क्वेश्चन होता कि मेरी शादी कब होगी, तो अक्टूबर के बाद ये 1-2 महीने का योग बनेगा, अदरवाइज़ अगले साल मैरिज का योग बन सकता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और गुरु के बाद बात करेंगे जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है मंगल। मंगल का गोचर सामान्यतः 45 डेज़ का होता है, और मंगल आप देख सकते हैं अभी यहाँ घूम रहे हैं, तो ये डिग्री वाइज 23 डिग्री के हैं। मंगल इनके लिए क्योंकि चौथे घर के मालिक हैं, कुंडली में अपने ही घर में बैठे हैं, तो अगर ये विदेश में जाके काम करें तो आने वाले समय में जब मंगल आप कह सकते हैं कि या तो इस घर में आ जाएंगे या फिर अपने ही घर में होंगे, तो इनका घर बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। तो मंगल का गोचर इनके लिए ये लेके आ रहा है। इसके अलावा जो सूर्य हैं वो तो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, अभी यहाँ पे हैं फिर आगे जाएंगे, और सूर्य इनके 8वें घर के मालिक हैं, तो इस कुंडली में योग कारक नहीं होते क्योंकि शनि की राशि में है। तो सूर्य अभी जब थर्ड हाउस में आएंगे तो वो इनके लिए थोड़ी सी चीज़ें बेटर करेंगे। फोर्थ हाउस में आएंगे तो थोड़ा घर का वातावरण
ख़राब करेंगे, क्योंकि 8वें घर के मालिक तो हैं ही हैं, भले ही ये उच्च के हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सरकार संबंधित काम करना चाहें तो उसका जो योग है वो मुझे कुंडली में दिखाई देता है। हालांकि एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये प्रयास करें तो इनका सरकारी नौकरी का भी योग बन सकता है। स्पेशली 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक, जब सूर्य होंगे अपनी उच्च राशि में, 14 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच में। दोस्तों अब इसके अलावा बुध और शुक्र का तो गोचर बहुत ही वो होता है, फास्ट होता है। तो मोटा मोटा अगर हमें इन्हें सलाह देनी हो उपाय, तो एक तो ये शिव जी की जितनी भी भक्ति करें तो वो इनके लगन को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो चंद्रमा वीक है तो वो ये ओम नमः शिवाय 108 बार कर सकते हैं। शिव जी का जो पंचाक्षरी स्तोत्र है वो करें, ओम शम शनैश्चराय नमः करें, ये कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा कुंडली में वीक है तो ओम सोम सोमाय नमा, ये मंत्र किसी भी मंडे को स्टार्ट कर लें, डेली 108 बार करें, ये 3 महीने तक करें। और मेरे चैनल पे जो पहला ही वीडियो है चौगड़िया देखने का, उसको देख के मुहूर्त देख के स्टार्ट करें, तो इनके माइंड को स्ट्रॉन्ग कर देगा, राहु की नेगेटिविटी को कम करेगा। दूसरा, इनको अपने जो 5th हाउस है वो करने के लिए किसी भी देवी की आराधना करें, जैसे देवी महालक्ष्मी, अष्टकाम, तो श्री सूक्तम, कोई भी देवी की आराधना करें वो इनके लिए अच्छा रहेगा। और गणेश आरती, गणेश चालीसा बहुत बढ़िया रहेगी। बल्कि इनके तो क्योंकि छठे घर में इनको जो लोन की प्रॉब्लम है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये गणेश अथर्वशीर्षम, गणेश जी की पूजा करें, गणेश आरती करें, तो वो इनकी ये स्थितियाँ भी बेटर कर देगा। दोस्तों ओवरऑल मैंने ये जो बनाया आपके लिए, इसमें टाइम ऑफ बर्थ हमें पता नहीं है, लेकिन चंद्र कुंडली के हिसाब से आप कैसे देख सकते हैं उससे आपको मैंने बताया। इसके अलावा एक और चीज़ होती है प्रश्न, जो प्रश्न पूछा गया उसकी प्रश्न कुंडली। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अगर इन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा होता दोपहर के सुबह के 5 बजे भिलवाड़ा में, तो यही कुंडली बनती, तो हम उस हिसाब से बताएंगे। अगर इन्होंने शाम के 5 बजे पूछा होता तो 4 नंबर राशि पहले घर में आ जाती, तो हम उस हिसाब से बताएंगे। तो प्रश्न कुंडली की चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन आपको मैं पासिंग रेफरेंस में ये बता रहा हूँ। दोस्तों आपने भी ये चार्ट देखा और ये चर्चा सुनी, आप भी ज्योतिष सीख रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बताएं कि इनको और क्या अच्छी सलाह दी जा सकती है। स्टोन पहनाने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप भी अपना ऐसा ही चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं सभी के तो नहीं, लेकिन किसी एक या दो के ज़रूर बनाऊंगा। चलिए आज के दिन इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।